हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न बाय जितेंद्र सर में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ CIB पेपर 3 रिटेल बैंकिंग के यूनिट 9 को, जिसमें हम लोग देखेंगे रेमिटेंस प्रोडक्ट। ये रेमिटेंस क्या होता है दोस्तों? रेमिटेंस होता है एक जगह से दूसरे जगह पर पैसे को भेजना। अब अपने आप तो पैसा जाएगा नहीं दोस्तों, इसके लिए कुछ सिस्टम को फॉलो करने पड़ेंगे। तो पहले क्या होता था? पहले होता था दोस्तों, हम लोग चेक के माध्यम से या DD के माध्यम से, चेक के माध्यम से या DD के माध्यम से पैसे को भेजते थे दोस्तों। लेकिन अब जो है ये बदल गया है दोस्तों। अब क्या हुआ कि जैसे ही ये डिजिटल बैंकिंग शुरू हो रही है दोस्तों, तो इसमें जो है नेफ्ट एंड RTGS के माध्यम से भी पैसे आसानी से भेजे जा रहे हैं दोस्तों। अब इसमें क्या होता है, बहुत कम लगता है, पेपर वर्क कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इन सब को देखते हुए नेफ्ट RTGS को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है दोस्तों। तो अब यही पढ़ेंगे हम लोग इस यूनिट में दोस्तों। तो नेफ्ट क्या होता है, RTGS क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और क्या सिस्टम होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अब हम लोग आगे देखते हैं। Remittances are important and internal part of retail banking. Remittances product have evolved over a period from physical movement of remittances instrument to instant electronic transfer of remittances across the country and globe. Check, demand draft, bank order, telegraph transfers are some of the earliest remittance products that constitute the core remittance mechanism across banks. But the invasion of technology in banking has permeated into the remittances space also. Technology brought about a paradigm change in the whole remittance space with never speedier and newer है नया speedier and innovative remittances product in banking. Most of the new generation remittance products are relevant in retail banking. Retail, electronic and card-based payment registered a quantum jump in the past 2 years, mainly due to introduction of RTGS and नेफ्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें रही नेफ्ट से, RTGS से रिलेटेड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस एन इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम कॉल्ड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम। ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम। द ऑब्जेक्टिव ऑफ NEFT सिस्टम आर टू एस्टेब्लिश an electronic fund transfer system to facilitate an efficient, secure, economical, reliable and expeditiously system of fund transfer and clearing in the banking sector throughout India, and to relieve the stress on the existing paper based fund transfer and clearing system। ठीक है दोस्तों, हमें लग रहा है ये सब समझ गए होंगे आप लोग। आगे देखते हैं। ये है द सक्सेस ऑफ नेफ्ट। इन्होंने ये दिखाया दोस्तों कि देखिए 2008 में इतना था, 2009 में ये सब डाटे पुरानी हैं, अभी नए में और सारे चेंज हो गए हैं दोस्तों। ये कहीं पूछा ऊँचा नहीं जाता, लेकिन आपको ये बताने के लिए देखें यहाँ 13 से सीधे 3 गुने जा रहा है दोस्तों। मतलब कितना तेज़ ये जो है बढ़ रहा है नेफ्ट एंड RTGS का स्कोप। ठीक है दोस्तों, अभी आता है ये जो नेफ्ट है इसका क्या प्रोसेस है दोस्तों, फ्लो प्रोसेस। तो इसमें होता है दोस्तों, सबसे पहले सेंडिंग बैंक होता है, उसके बाद सेंडिंग बैंक का सर्विस सेंटर होता है, फिर आता है नेफ्ट क्लियरिंग सेंटर होता है जो सेंट्रलाइज होता है, फिर रिसीविंग बैंक का सर्विस सेंटर होता है, फिर बेनिफिशियरी बैंक होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके थ्रू जो है, इस प्रोसेस के थ्रू नेफ्ट का जो भी रेमिटेंस है वो किया जाता है दोस्तों। अब नेफ्ट से रिलेटेड थोड़ा सा हम आपको बता दें दोस्तों कि जो नेपाल में पैसे भेजे जाते हैं तो 1 वे होता है दोस्तों, और 2 वे नहीं होता। मतलब वहाँ से आ नहीं सकता, यहाँ से केवल भेजते हैं दोस्तों। आता होगा, ऐसा नहीं कि वहाँ से पैसा नहीं है, उसके लिए कुछ और सिस्टम होगा दोस्तों। तो जो भेजने के लिए ये सिस्टम है दोस्तों नेपाल में, उसको बोलते हैं इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी। ठीक है दोस्तों, अब आओ हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं कि
नेफ्ट के फीचर्स, थोड़े से क्या विशेषताएं हैं नेफ्ट की। तो नेफ्ट में दोस्तों मिनिमम और मैक्सिमम रेमिटेंस अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है दोस्तों। आप नेफ्ट के माध्यम से 1 रुपये से लेके चाहे जितने रुपए तक भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों। इसमें होता है दोस्तों जो सेटलमेंट होता है, नेट सेटलमेंट होता है, मतलब बहुत सारे अमाउंट एक साथ आ जाते हैं कई बैंकों के। कहाँ आएंगे? नेफ्ट क्लियरिंग सेंटर पे आ जाएंगे। तो वहाँ से नेफ्ट क्लियरिंग सेंटर आधे आधे घंटे के जो बैच आते रहते हैं उनको क्लियर करता रहता है। ठीक है दोस्तों। तो ये 24/7 की सर्विस है दोस्तों। ये फैसिलिटी आपको दिन रात गवर्नमेंट दे रही है दोस्तों। अब इसमें होता है दोस्तों जो इनका नेट सेटलमेंट टाइमिंग है आधे आधे घंटे के दोस्तों, तो ये हर हाफ आवरली में बैच बनता है। ठीक है दोस्तों। हाफ आवरली मतलब हर आधे घंटे में हाफ आवरली बैच बनता है दोस्तों। ठीक है। उसके हिसाब से इनका जो सेंट्रलाइज क्लियरिंग सिस्टम है वही से क्लियर करता है। तब एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, टोटल कितने बैच बनते हैं? तो जब हाफ आवरली है तभी कितने बैच बनेंगे दोस्तों बताइए? ये होगा 48 बैच बनते हैं दोस्तों इसमें। और एक आता है कि जो पहला बैच है वो कब स्टार्ट होता है? तो पहला बैच दोस्तों रात को 12:30 बजे स्टार्ट होता है। इसको बोल सकते हैं 0.30 AM। ठीक है। तो 3-4 चीज़ें दोस्तों ये दिमाग में रखेंगे तो ज़्यादातर इन्हीं से सवाल पूछ लिए जाते हैं जो फीचर्स हमने बताए हैं। ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या होता है, अगर किसी कस्टमर को नेफ्ट करना है तो क्या करेगा दोस्तों? तो सबसे पहले बैंक में जाएगा और बैंक में जाके एक नेफ्ट का एप्लीकेशन फॉर्म भरता है दोस्तों। उसके बाद उस फॉर्म को सबमिट कर देता है बैंक में। बैंक उसको स्क्रूटनाइज करता है, उसके सारे क्रेडेंशियल्स चेक करते हैं और उसके अकाउंट में पैसे चेक करते हैं। सब चीज़ सही होने पे वह उसको एंट्री कर देता है सिस्टम में और उसके बाद वो पैसे उस बैंक के सर्विस सेंटर में जाते हैं। फिर सर्विस सेंटर कहाँ भेज देता है? नेफ्ट क्लियरिंग सेंटर जो सेंट्रलाइज है, वहाँ से नेफ्ट क्लियरिंग सेंटर क्या करेगा? भेज देगा जो रिसीविंग बैंक है उसके सर्विस सेंटर में, और रिसीविंग बैंक उसको रिसीव करके अपने पार्टिकुलर ब्रांच में और कस्टमर के अकाउंट में पैसे क्रेडिट कर देता है दोस्तों। ये सारी प्रक्रिया 2 घंटे में होती है दोस्तों। अगर बेनिफिशियरी बैंक का सर्विस सेंटर 2 घंटे में पैसे क्रेडिट करने में फेल रहता है दोस्तों, तो उसको पैसा फिर से वापस कर देना पड़ता है सेंडर को। ठीक है दोस्तों। ये रहा कस्टमर को कैसे इस फैसिलिटी का लाभ मिलता है। अ बैंक कस्टमर डिजायर टू रेमिट फंड अंडर सिस्टम शैल सबमिट नेफ्ट एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, जो हम लोग डिस्कस किए। अथराइजिंग द सेंडिंग बैंक टू डेबिट the sender's account and transfer fund to the beneficiary as specified in the NEFT application form। तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो नेफ्ट एप्लीकेशन फॉर्म में क्लियरली भरा होना चाहिए। द एप्लीकेशन could be submitted either in physical or electronically form। A transaction within the NEFT system will be said to have been initiated when the sending bank accepts the payment instruction issued by the sender। If in a single payment instruction the sender direct payment to several beneficiary, each payment direction shall be treated as a separate payment instruction। ठीक है दोस्तों। अब बैंक ब्रांच में रिजेक्ट कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर फंड ट्रांसफर व्हेन इन द ओपिनियन ऑफ द सेंडिंग ब्रांच। मतलब जो ब्रांच है वो उसका रिजेक्ट कर सकता है उसका एप्लीकेशन। जैसे मान लो उसके खाते में पैसे नहीं, या उसने जो डिटेल दिया है वो एडिक्वेट नहीं है, उसमें बहुत सारी डिटेल नहीं है, तो इन सब के आधार पर जो एप्लीकेंट का ब्रांच है वो उसके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है दोस्तों। तो अब ये कौन कौन से इंफॉर्मेशन देते हैं जनरली दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन ज़रूरी है, जिसमें रहता है बेनिफिशियरी का नाम, ब्रांच का नाम, बैंक, अकाउंट नंबर, हाँ, उसका अकाउंट का टाइप, IFSC कोड, ये सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं दोस्तों। वो सभी बैंकों का एक अलग अलग फॉर्मेट है दोस्तों, उसमें प्रॉपरली फुल्ली भर के सबमिट करना है दोस्तों। सेंडिंग बैंक शैल प्रोमिनेंटली डिस्प्ले एट इट्स
premises the cut-off timing up to which it shall receive the NEFT application form from its customer for different settlement and the likely timing of the settlement by NEFT center। ठीक है दोस्तों, कि ब्रांच को अपने प्रोमाइसेस में ये सारा चीज़ डिस्प्ले करना चाहिए कि नेफ्ट कब तक होगा, कब तक आपके एप्लीकेशन रिसिप्ट किए जाएंगे और जो सेटलमेंट जो सर्विस सेंटर है वहाँ पे जाने में कितना समय लगता है। ठीक है दोस्तों। अब डाटा एंट्री एट द सेंडिंग बैंक ब्रांच। अब जैसे ही सेंडिंग बैंक जो है एप्लीकेशन प्राप्त किया तो क्या करेगा दोस्तों, द सेंडिंग बैंक ब्रांच शैल प्रिपेयर द स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम। ये उसी तरह से काम करता है दोस्तों जिस तरह से हम लोग ग्लोबली फंड ट्रांसफ़र में स्विफ्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, सेम उसी तरह से SFMS काम करता है दोस्तों। तो यहाँ से ये लोग ये मैसेज रेज कर देते हैं, सारे इन्फॉर्मेशन सिस्टम में डाल देते हैं और फिर इसको सेंड कर देते हैं और इस सेंडर मैसेज को भेज दिया जाता है जो आपका सर्विस सेंटर है, नेफ्ट सर्विस सेंटर है आपके बैंक का, उसके पास जाएगा दोस्तों। वहाँ से उसको स्क्रूटनाइज करेगा और डबल वेरिफिकेशन करेगा, उसके बाद इसको भेज देगा सेंट्रलाइज क्लियरिंग सेंटर को। ठीक है दोस्तों। अब सेंट्रलाइज क्लियरिंग सेंटर क्या करेगा, उसको देखेगा और आपके अकाउंट में, आपके बैंक का, आपका सभी बैंक के अकाउंट सेंट्रलाइज क्लियरिंग सेंटर के पास होंगे, उसको देखेंगे दोस्तों और उस पैसे को बेनिफिशियरी के सर्विस सेंटर में भेज देंगे। उसके बाद जो बेनिफिशियरी सर्विस सेंटर है दोस्तों वो अपने पार्टिकुलर ब्रांच के कस्टमर को वो पैसे रेमिट कर देता है दोस्तों। तेरा दोस्तों थोड़ा सा इसके बारे में अब आगे देख लेते हैं। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ कस्टमर एंड बैंक्स। तो दोस्तों जब हम लोग नेफ्ट के माध्यम से पैसे भेजते हैं या RTGS के माध्यम से तो उसमें कुछ कस्टमर्स के भी राइट होते हैं और कुछ ऑब्लिगेशंस भी होते हैं। सेम बैंक के भी कुछ राइट्स होते हैं और कुछ ऑब्लिगेशन होते हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर ले दोस्तों। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ प्रिस्क्राइब द राइट एंड ऑब्लिगेशन अंडर NEFT फॉर बोथ कस्टमर्स एंड बैंक। द सेम आर डिटेल्ड बिलो। Every participating bank or institution shall maintain the security, integrity and efficiency of the system। ठीक है दोस्तों, सिक्योरिटी रहना चाहिए, इंटीग्रिटी रहना चाहिए और इफ़िशियंसी भी रहना चाहिए, मेंटेन करना। ये किसका काम है दोस्तों, ये है जो बैंक आपका नेफ्ट वगैरह कर रहा है। फंड ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन शैल बी इशूड बाय द कस्टमर इन अ मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिसिपेंट बैंक। जो कस्टमर है दोस्तों उसका क्या है, उसको जो भी फॉर्मेट बैंक का है उस पर जो भी इंफॉर्मेशन है फंड ट्रांसफ़र का वो प्रॉपर लिखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर गलती हो गई तो पैसे गलत जगह चले जाएंगे। द फॉर्मेट शैल बी कंप्लीट इन द रिक्विजिट पार्टिकुलर। ठीक है। द कस्टमर शैल रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द पार्टिकुलर गिवन इन द पेमेंट इंस्ट्रक्शन। द कस्टमर शैल बी बाउंड बाई एनी पेमेंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड बाई द बैंक if the bank had executed the payment instruction in good faith and in compliance with the security procedure। ठीक है दोस्तों, इसमें एक बात आता है गुड फैथ। तो बैंक जो भी काम करता है या जो बैंक के कर्मचारी काम करते हैं दोस्तों, अगर वो गुड फैथ में काम कर रहे हैं तो थोड़ी गलती हो जाती है, फिर भी उनके लिए एग्जम्पशन होता है। लेकिन अगर जान के, अगर ये प्रूव हो गया कि जान के पैसा कहीं इधर उधर भेजना चाह रहा था या अपने किसी जानने वाले के रिलेटिव्स के खाते में जान के भेज दिया, अगर ये प्रूफ हो गया तो उस समय एम्प्लॉई को या बैंक के लिए कोई बचाव नहीं होता दोस्तों। द कस्टमर शैल इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड इन हिज अकाउंट व्हाइल इशूइंग द पेमेंट इंस्ट्रक्शन इन द बैंक। ठीक है दोस्तों, जो कस्टमर है उसको इंश्योर करना पड़ेगा कि जो अकाउंट हमने जहाँ से डेबिट होना है वो ऑर्डर दिया उसमें पैसे हमेशा मेंटेन रहे। ठीक है दोस्तों। फिर एक आता है दोस्तों, द पेमेंट इंस्ट्रक्शन शैल बिकम इरिवोकेबल वन इट इज एग्जीक्यूटेड बाय द बैंक। जो आपने पेमेंट इंस्ट्रक्शन दिए हैं अगर बैंक ने उसको एग्जीक्यूट कर दिया दोस्तों तो वो फिर हो जाता है इरिवोकेबल, वो वापस नहीं हो सकता, वो वहाँ पे पैसे जाएगा ही जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद फिर जो कार्रवाई करनी है फिर आप करिए, लेकिन जब एक बार एग्जीक्यूट हो गया फिर वो रिटर्न नहीं होता दोस्तों।
In the event of any delay in the completion of the fund or any loss on account of error in the execution of the fund transfer pursuant to a payment instruction, the bank liability shall be limited to the extent of payment of interest at the bank rate for the period of delay. In case of delay payment and refund of the amount together with interest at the bank rate अप टू डेट रिफंड। ठीक है दोस्तों, इनका कहना यह है कि अगर मान लिया जाए कि आपने पैसे भेजे और आपने आज पैसे भेजे तो भाई नेफ्ट आरटीजीएस कैसे आज ही पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन किसी कारणवश वो डिफ़ॉल्ट हो गया और आपके पैसे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुए दोस्तों, और उसकी वजह से आपको कहीं कुछ बिजनेस का डील था वो लॉस हो गया। तो कस्टमर जो है दोस्तों, जितना डिले हुआ है वो उस पर और उस पर इंटरेस्ट लगा के दोस्तों, जो प्रेस्क्राइब्ड इंटरेस्ट होता है वो लगा के फंड को फिर से भेजेगा दोस्तों। और इन केस ऑफ अगर आपका फंड जो भेजा गया है वो गुम हो गया, उसको पता नहीं कहाँ भेज दिया, अकाउंट वगैरह सब समझ में नहीं आ रहा कैसे वापस मंगाना है, तो ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों कि कस्टमर को इंटरेस्ट के साथ जो फंड अमाउंट था वो वापस करना है, इंटरेस्ट भी देना है और जो पैसे उसका था वो भी वापस करना है। ये बैंक की लायबिलिटी है दोस्तों। द सेंडर ओरिजिनेटर शैल बी इंटाइटल टू क्लेम कंपनसेशन फ्रॉम द सेंडिंग बैंक फॉर, वही जो हम लोगों ने डिस्कस किया। कस्टमर कैन कंप्लेन टू द ओम्बुड्समैन इफ़ द कंप्लेन इज़ नॉट रिजॉल्व विद इन 30 डेज। ठीक है दोस्तों, तो अगर 30 दिन के अंदर उसका प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होता तो 30 डेज़ के अंदर बैंकिंग लोकपाल को शिकायत कर सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब आता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम, ये आरटीजीएस सिस्टम। ठीक है दोस्तों, तो रियल टाइम में क्या होता है दोस्तों कि आपने अभी पैसा भेजा और तुरंत ही वो पैसा ग्रॉस सेटलमेंट हो जाएगा दोस्तों, इसमें समय नहीं लगता, इसमें बैच नहीं बनते दोस्तों, आपने जितना पैसा भेजा वो तुरंत वहाँ पे क्रेडिट हो जाएंगे दोस्तों। इसमें लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन है दोस्तों कि इसमें आप 2 लाख से एबव 2 लाख, ग्रेटर दैन 2 लाख रुपए ही रेमिट कर सकते दोस्तों। 2 लाख के नीचे के अमाउंट को हम आरटीजीएस के माध्यम से नहीं भेज सकते दोस्तों। ठीक है, तो इसमें देखते हैं द रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम इज अ रेमिटेंस प्रोडक्ट दैट हैज ड्रेस्टिकली चेंज द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द रेमिटेंसेस सिनारियो इन फाइनेंशियल सर्विस। This global practice was introduced in India for changing the model of remittances and to bring in efficiency in settlement of transactions on a real time basis। ठीक है दोस्तों, ये ऑन है रियल टाइम बेसिस पे होता है, जबकि वो क्या होता है नेट बेसिस पे होता है। द इम्पैक्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ आरटीजीएस इन द पास्ट 2 ईयर, तो वही दोस्तों इनका भी है कि 2 साल में किस तरह से इनका ये बढ़ा है। तो ये तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि इसका यूज़ किया जा रहा है तो ये बढ़ेगा ही दोस्तों। उसके बाद आया दोस्तों आरटीजीएस हैज़ रिप्लेस्ड हाई वैल्यू क्लियरिंग अक्रॉस ऑल द सेंटर्स इन इंडिया, दस सेविंग। जो क्लियरिंग सेंटर था दोस्तों, आरटीजीएस के आने पे क्लियरिंग सेंटर पे बोझ कम हो गया, क्योंकि ये आपने यहाँ से पैसा भेजा वो वहाँ से क्रेडिट हो जा रहा है दोस्तों। उसके बाद आता है एक आता है दोस्तों स्ट्रेट थ्रो प्रोसेसिंग। जब से आरटीजीएस आया दोस्तों, ये स्ट्रेट थ्रो प्रोसेसिंग का भी काम हो गया, आपने यहाँ प्रोसेस किया वहाँ आराम से काम हो जाएगा दोस्तों। और ये स्ट्रेट थ्रो प्रोसेसिंग आता है दोस्तों ईसीएस में भी काम देता है। ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम है जो दोस्तों, उसमें आप कोई मैंडेट्स दे देंगे, आपकी लोन की कटौती है या कहीं आपको मंथली पैसे भेजना रहता है तो अपने आप ही वहाँ से डेबिट कर लेता है दोस्तों इनके क्लियरिंग हाउस से। बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, क्लियरिंग हाउस में आपका मैंडेट्स पड़ा रहेगा और वहाँ से ही पैसे रेमिट हो जाते हैं दोस्तों। इंटरनेशनल रेमिटेंसेज फ्रॉम एनआरआई हैज़ बीन कंसिडरेबली मेड फास्टर फॉर more accurate with the introduction of electronic payment platform like SWIFT, इंडिया लिंक, वेस्टर्न यूनियन, मनी ट्रांसफ़र। ठीक है दोस्तों, तो वही बता रहे हैं कि इन सब सिस्टम को आने से जो एनआरआई हैं वो भी आसानी से पैसा इंडिया भेज पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब आता है इवेल्युएशन ऑफ रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम इज रिगार्डेड एज ए सेंटर पीस
of an integrated payment system. The core principle for systematically important payment system outlined by the Committee on Payment and Settlement System. ठीक है दोस्तों, आप द बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, ये जो BIS है दोस्तों, BIS है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, इन्होंने भी इसके ऊपर एक इंस्ट्रक्शन निकाला कि किस ढंग से हमें पेमेंट सेटलमेंट करना है दोस्तों। तो उसी पेमेंट सिस्टम के आधार पर पेमेंट सिस्टम बिल 2002 ला गया था दोस्तों। ठीक है, वेसल डिफाइंड पेमेंट सिस्टम एज ए सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, प्रोसीजर एंड रूल्स फॉर ट्रांसफर ऑफ फंड अमंग सिस्टम पार्टिसिपेंट। ठीक है, एज पर आवर पेमेंट सिस्टम बिल 2002, अ पेमेंट सिस्टम मीन्स a system that enable payment to be effective between payer and beneficiary and include clearing, settlement or payment service। ठीक है दोस्तों, the payment system has importance for the functioning and integration of financial market। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है, कहाँ के लिए? फाइनेंशियल मार्केट के लिए, या डे टू डे लाइफ में भी आजकल पेमेंट सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट से रखने लगा है दोस्तों। इट इन्फ्लुएंसेस द स्पीड, फाइनेंशियल रिस्क, रिलायबिलिटी एंड कॉस्ट डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। पेमेंट सिस्टम ऑपरेट्स ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल। ठीक है दोस्तों, तो इसके आने से क्या हुआ? स्पीड बढ़ी है, फाइनेंशियल रिस्क कम होगा, रिलायबिलिटी हो गया है कस्टमर के अंदर, और जो इंटरनेशनल पेमेंट वगैरह हैं दोस्तों इतने आसानी से हो रहे हैं, रिस्क फ्री हो रहे हैं, कि इसलिए यह जरूरत है पेमेंट system bill। Anyone can make payment to whomsoever on like, whenever on like, मतलब जिसको जहाँ चाहिए जब चाहिए तब पैसा भेज दो, इन वॉट एवर टाइप ऑफ करेंसी, और जिस भी करेंसी में चाहिए। ठीक है दोस्तों, ऑन लाइक एट द कास्ट ऑफ फ्यू सेंट्स पर ट्रांजेक्शन, मतलब थोड़े से पैसे चार्ज में, मतलब थोड़ा सा चार्ज देना पड़ेगा, उसमें आप किसी भी तरह का पैसा, कहीं भी पैसा, कोई भी पैसा और किसी भी करेंसी में आसानी से भेज सकते हो। देयर आर नो सेटलमेंट डिले इन माउंटेन्स ऑफ द पेपर वर्क एंड वैल्यू इज रिसीव इंस्टेंटली। देयर इज नो डिस्टिंक्शन इन कॉस्ट और डिले बिटवीन ए डोमेस्टिक एंड फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन। ठीक है दोस्तों, इसमें किसी करेंसी का कोई डिले वगैरह नहीं है, ये बड़े आसानी से पैसे भेज देता है। इंटरेस्ट इज कंप्यूटेड रियल टाइम रेदर देन ए सेटलमेंट डे। यही है दोस्तों इसमें। द RTGS का प्रोसेस क्या है दोस्तों? इसमें ट्रांसफर थ्रू RTGS आर ट्रांसमिटेड थ्रू a series of process inputs and travel from the customer into beneficiary. The remittances are communicated through a structured messaging process and settlement for the message is made on gross basis from the liquidity maintained by the sender bank with the settlement bank. The remittances are credited on a dynamic basis। ठीक है, remittances are credited on a dynamic basis and settlement also made on a dynamic basis, that is message communication, remittances, credit and settlement for the credit are done immediately subject to the system and procedure prescribed for remittances through RTGS। ठीक है दोस्तों, the procedure for remittances through RTGS is explained below। The transaction carried out by RTGS are interbank transaction, कस्टमर पेमेंट ट्रांजेक्शन एंड डिलीवरी वर्सेस पेमेंट ट्रांजेक्शन। ठीक है दोस्तों, ये जो RTGS के जो ट्रांजेक्शन किए जाते हैं, इंटर बैंक जो ट्रांजेक्शन है, जो आप सेंट्रल जो सेटलमेंट ऑफिस है उसके साथ अपना अकाउंट मेंटेन करते हैं सारे बैंक, तो वहाँ पे जो सेटलमेंट होता है इंटर बैंक ट्रांजेक्शन बोलते हैं। कस्टमर पेमेंट सिस्टम, कस्टमर जिन्हें जो ऑर्डर दिया है ट्रांजेक्शन के लिए उसको करते हैं। डिलीवरी वैसे पेमेंट ट्रांजेक्शन, वही है दोस्तों, कैसे उसको क्रेडिट करना है। इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स आर यूज टू सेटल द पार्टिसिपेंट बैंक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑन देयर ओन अकाउंट। ठीक है दोस्तों, इन कस्टमर पेमेंट ट्रांजेक्शन कस्टमर इंफॉर्मेशन अलॉन्ग विद द पेमेंट मैसेज कैन बी ट्रांसमिटेड इन द स्ट्रक्चर्ड फॉर्म। तो जो बोलते हैं दोस्तों
यहाँ पे आप जब अपने ब्रांच से या जहाँ से एप्लीकेशन दिया है वहाँ से वो सारे इंस्ट्रक्शन सिस्टम में डाल देते हैं और वो सिक्योर्ड होते हैं, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होते हैं और सिक्योर होते हैं। तब वो जाते हैं आपके सेंट्रलाइज क्लियरिंग हाउस के पास दोस्तों, फिर वहाँ से क्लियरेंस होता है दोस्तों। डिलीवरी वर्सेस पेमेंट ट्रांजैक्शन विल अराइज आउट ऑफ RBI सिक्योरिटी सेटलमेंट सिस्टम एंड इज कॉल्ड द RTGS एज ए सेपरेट ट्रांजैक्शन। ठीक है दोस्तों, तो ये जो कस्टमर पेमेंट सिस्टम था, इसमें क्या होता था, कस्टमर जो है जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में ट्रांसमिट किया जाता है, और जो डिलीवरी वर्सेज पेमेंट ट्रांजैक्शन है दोस्तों, ये RBI के जो सिक्योरिटीज़ वगैरह हैं उसको सेटलमेंट करने के लिए ये सिस्टम यूज किया जाता है दोस्तों। तो ये है दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम पे दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज पे दोस्तों। थ्रू नेफ्ट एंड RTGS हैव इमर्ज वेरी फास्ट रेमिटेंस प्रोजेक्ट in the recent past. Electronic clearing service has stood the test of time as dependable payment product. ECS, when introduced decades back, has won instant recognition from users as it has offered lot of convenience for the account holder to maintain their routine payment। ठीक है दोस्तों, अब इसके आने से जो अकाउंट होल्डर हैं, जो कस्टमर है, जहाँ जिसको अलग अलग समय पे पेमेंट करना होता था, उनके लिए बहुत ही ईजी हो गया है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज इज अ मैकेनिज्म टू इफेक्ट पेमेंट टू ए डिजायर्ड बेनिफिशियरी ऑन periodical basis for the money payable to them. The process flow of ECS is briefly mentioned below. ECS का जो प्रोसेस है वो नीचे दिया गया है दोस्तों। The account holder issue a mandate favoring the beneficiary to debit a specified sum of money on a monthly या जो भी उसमें टाइमिंग दिया होगा basis to electronically debit his account, providing the detail of account and MICR code of the branch of the bank in which account is maintained। ठीक है दोस्तों, the mandate is registered with the clearing house by the beneficiary through their bank. On the said date, amount is debited to the account of the individual who has given the mandates electronically, and the paying bank will debit the account with the specified amount. The proceeds will be credited to the account of the beneficiary। ठीक है दोस्तों, आगे देते हैं। ECS हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेज। जो ECS है उसके क्या क्या एडवांटेज है दोस्तों। देयर इज़ नो नीड फॉर इशूइंग एनी चेक टू द बेनिफिशियरी फॉर ईच पेमेंट and debit is made automatically. The ECS mandate will suffice for the period for which the mandate is given। ठीक है, तो आपको और कोई चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आपने मैंडेट्स दे दिया तो अपने आप टाइमली पेमेंट हो जाएगा दोस्तों। पेमेंट डिफ़ॉल्ट विल नॉट हैपन इफ़ देयर इज़ सफिशिएंट बैलेंस इन अकाउंट। अगर आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस है तो आपका पेमेंट कभी डिफ़ॉल्ट नहीं होगा दोस्तों। नो फॉलो अप इज़ नीडेड बाय द बेनिफिशियरी एज पेमेंट विल बी रिसीव्ड ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन द मैंडेट ऑब्टेन। ठीक है दोस्तों, कोई भी फॉलो अप की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टाइमली पेमेंट हो जा रहा है। हैसल फ्री फॉर द मैंडेट्स इशूअर एज इट सेव्स टाइम फॉर हिम फॉर इशूइंग चेक फॉर ईच पेमेंट। ठीक है दोस्तों, नो प्रोसेस इज़ फ्लेक्सिबल, द प्रोसेस इज़ फ्लेक्सिबल एज मैंडेट्स कैन बी चेंज आल्सो। जो मैंडेट्स आप दिए गए हैं टाइम टू टाइम उसको चेंज भी कर सकते हैं दोस्तों। अब इसके बाद आता है दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं। जैसे आपने नेफ्ट और RTGS कर दिया दोस्तों, नेफ्ट और RTGS कर दिया तो आप इसको ट्रैक कैसे करेंगे। तो इसमें दोस्तों जैसे हम नेफ्ट RTGS को प्रोसेस करेंगे तो हमें एक UTR नंबर मिलता है और उस UTR नंबर को लेके हम कहीं भी इसको सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों अब ये जो UTR नंबर होता है ये नेफ्ट के लिए 16 डिजिट का होता है, 16 डिजिट का होता है दोस्तों। ठीक है, और RTGS के लिए यह 22 डिजिट का होता है।
ठीक है दोस्तों, तो इसको लेके हम अपने ट्रांजैक्शन को कहीं भी ट्रैक कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।